हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय एन.के. शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर वाला पार्ट, और आई थिंक ये लिटरेचर का सेकंड वीडियो होगा आप लोगों के लिए जो टीचर्स एग्जाम्स को अभी एग्ज़ाम को फेस करने वाले उन स्टूडेंट्स को जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं इसको। विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोज राइटर इन एलिजाबेथन एज? इनमें से एलिजाबेथन एज में जिसने प्रोज वर्क लिखा यानी प्रोज पे काम किया, प्रोज वर्क के लिए जो जाना गया, इनमें से कौन है? हेनरी हेवुड है, चार्ल्स लेम्ब है, सर फिलिप सिडनी है, फ्रांसिस बेकन है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम एलिजाबेथन एज को अगर देखते हैं तो उसमें अलग अलग जर्नर्स की बात करें, जर्नर्स मतलब हम कहें तो सेक्शंस ऑफ लिटरेचर, तो उसमें देखें हम तो उसमें ड्रामेटिस्ट भी थे, प्लेराइट भी थे, पोइट्री पे जिन्होंने काम किया तो पोइट्स भी थे, और प्रोज वर्क भी थे, जो लिटरेचर के अलग अलग जॉनर्स से। तो इनमें से अगर हम बात करें हेनरी हेवुड ये दरअसल पोइट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। अगर बात करें हम चार्ल्स लेम्ब, अब चार्ल्स लेम्ब डज नॉट बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। चार्ल्स लेम्ब एलिजाबेथन एज को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये तो लगभग रोमांटिक रिवाइवल के टाइम के हैं, और यहाँ स्ट्रिक्टली पूछा है एलिजाबेथन एज से रिलेटेड। सर फिलिप सिडनी, हाँ ये एलिजाबेथन एज को बिलोंग तो करते हैं, बट ये पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, ये पोइट थे। तो यहाँ आंसर है आपका फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जिनको कहते हैं हम फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, और ये बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज को। हाँ, चार्ल्स लेम्ब जिनको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, बट ही डज नॉट बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। तो यहाँ आपका आंसर है फ्रांसिस बेकन। आंसर क्या रहेगा आपका? फ्रांसिस बेकन। आपका यहाँ करेक्ट आंसर है फ्रांसिस बेकन। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइन राइट थ्योरी। यहां में डिवाइन राइट थ्योरी एसोसिएटेड विथ, ये डिवाइन राइट थ्योरी, दरअसल ये डिवाइन राइट थ्योरी है क्या? डिवाइन राइट थ्योरी का मतलब है कि इसमें सारी की सारी जो पावर है वो किंग के पास थी। किंग को माना जाता था मैन ऑफ गॉड, यानी कि कह सकते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का दूत। तो ये डिवाइन राइट थ्योरी दरअसल ये किंग को एम्पावर करती है, आम लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ा बनाती है, और डायरेक्ट जो है अगर गॉड से बात करनी है तो वहाँ किंग जो है, किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये कहा गया है। और ये डिवाइन राइट थ्योरी इनमें से किससे संबंध रखती है? दरअसल डिवाइन राइट थ्योरी मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो प्यूरिटन एज से बिलोंग नहीं करती, दरअसल प्यूरिटन एज में नहीं है। डायरेक्ट आंसर है ये डिवाइन राइट थ्योरी दरअसल जेम्स फर्स्ट के लिए है। जैकोबियन इट मींस जेम्स, किंग जेम्स। तो यहाँ आंसर आपका रहेगा जैकोबियन एज। कैरोलिन का संबंध है चार्ल्स से, जबकि जैकोबियन का संबंध है जेम्स से। और प्यूरिटन ये तो काफ़ी बाद का है, 1649 टू 1660, जिस समय क्रोमवेल का शासन था। चार्ल्स फर्स्ट को शासन गद्दी से हटा दिया था, और उसके बाद जो कॉमनवेल्थ पीरियड आता है जिसमें को हम कहते हैं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यूरिटन एज, जिसमें जॉन मिल्टन क्रोमवेल के साथ साथ काफ़ी काम किया, फॉरेन सेक्रेटरी थे और साथ में लिटरेचर पर भी वर्क किया। तो आंसर है आपका जैकोबियन एज। नियो क्लासिकल एज का संबंध किसी भी तरह से डिवाइन राइट थ्योरी से नहीं है। आई थिंक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज, यानी ये जो वाक्यांश है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो फ्रेज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस फ्रेज इज द सिनोनिम ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, कह सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर हम समझे तो दरअसल ये जो विक्टोरियन एज है उसके बाद
विक्टोरियन एज में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था तो वो फॉर्मल रूल्स के थ्रू लिखा जा रहा था और वो लीनियर था। लीनियर का मतलब राइटर्स जो थे या तो वो प्रेजेंट से जाते थे फ्यूचर की तरफ या वो प्रेजेंट से जाते थे पास्ट की तरफ। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम का मतलब है बहना, जैसे नदी बहती है, स्ट्रीम यानी कोई धारा बहती है। अब नदी जो बहती है या धारा बहती है, ठीक उसी से जोड़ा कि जो भी इंसान होता है, इंसान दिन में जब भी सोचता है तो कभी वो अतीत की सोचता है, कभी वर्तमान की सोचता है, कभी फ्यूचर की सोचता है। अर्थात वो नॉन लीनियर वे में चलता है, कभी भविष्य में चला गया तो फिर वापस प्रेजेंट में आ गया और कभी पास्ट में चला गया। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, यानी इंसान जो है दिन में कई तरह से सोचता है, दाएं बाएं की, पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, नॉन लीनियर वे में जो चलता है। तो यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें इंसान अपने आप के बारे में जो वो सोचता है, यही हम कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था, दरअसल मैं कहूँ बिना टाइम वेस्ट किए, विलियम जेम्स थे। उन्होंने अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890, इसमें इन्होंने, ध्यान रखना, विलियम जेम्स ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, हमारे सामने लाया गया था उनके वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। लेकिन इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर को आगे डिस्क्राइब किया, अर्थात इसको परिभाषित किया और हम वर्णित किया, और हम कह सकते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए लिटरेचर पर जो नॉन ड्रामेटिक फिक्शन पे वर्क हुआ, बेसिकली नोवेल्स पे जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक है, इसको आगे जो यूज किया था, वो यूज करने वाले थे दरअसल जेम्स जॉइस, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस एंड विलियम फॉकनर। इन्होंने तो इसको डिस्क्राइब किया, अर्थात इस टेक्निक को यूज करके नोवेल्स लिखे, यानी नॉन ड्रामेटिक फिक्शन में नोवेल्स जो है इसमें लिखे थे। बट अगर बात आती है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आंसर है विलियम जेम्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर तो है आपका ए। लेकिन अगर कहते हैं कि द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज यूज्ड बाई, तो उसमें आपके आंसर्स आ जाएंगे जेम्स जॉइस, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, विलियम फॉकनर। क्लियर बात। अलेक्जेंडर पोप के मॉक एपिक्स हैं, उसमें कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात नहीं है। दरअसल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का चलन जो हुआ है वो हम कह सकते हैं विक्टोरियन एज के बाद हुआ है। तो विक्टोरियन एज में जो स्टाइल थी राइटिंग की, फॉर्मल स्टाइल, उसको यहाँ नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ ये देखा कि एक इंसान जिस तरह से अपनी सोचता है दिन भर, तो कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, इधर की उधर की, तो ऐसे ही नोवेल्स में जो कैरेक्टर्स थे उनको इस तरह से दर्शाया कि जैसे वो सोचते हैं, रियली जैसे वो सोचते हैं। लेकिन इसका आंसर है विलियम जेम्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट सब जानर ऑफ रोमांटिसिज्म। इनमें से रोमांटिसिज्म का सब जानर कौन सा नहीं है। तो देखिए, आपको पता है कि रोमांटिसिज्म जो आया था अगेंस्ट नियो क्लासिकल एज था, यानी नियो क्लासिकल जो लिटरेचर था उसके अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, जिसको हम कहते हैं रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिसिज्म एक बड़ा कंसेप्ट है। दरअसल नियो क्लासिकल एज या नियो क्लासिकल लिटरेचर के खिलाफ बेसिकली 3 टाइप्स के जो है मूवमेंट्स हम देखते हैं। एक तो रिलीजियस मूवमेंट था जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एक था आपका रोमांटिक रिवाइवल, और तीसरा एक मूवमेंट था आपका गॉथिक मूवमेंट यानी गॉथिसिज्म। और ये सारे के सारे रोमांटिसिज्म का ही पार्ट है। तो आपसे पूछा विच इज नॉट सब जानर ऑफ रोमांटिसिज्म, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट तो है, गॉथिसिज्म भी है, लेकिन रियलिज्म नहीं है। रियलिज्म तो बहुत बाद में आया है, विक्टोरियन एज के बाद आया है। दरअसल ये तो रोमांटिसिज्म की बात है, तो इसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी है। इसके अलावा अगर कहें
गॉथिसिज्म भी है। तो जो नहीं है वो क्या है? रियलिज्म। तो रोमांटिसिज्म में तीन चीज आती हैं, एक आती है आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एक आपका आता है गॉथिसिज्म, एक आता है आपका रोमांटिक रिवाइवल। ये रोमांटिसिज्म के ही सब जानर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉरेस वॉलपोल। हॉरेस वॉलपोल के बारे में हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री के थर्ड सन थे। हॉरेस वॉलपोल, एन रेडक्लिफ, मैथ्यू लेविस एंड मैरी शेली आर कॉल्ड। ये जो नाम है हॉरेस वॉलपोल, एनी रेडक्लिफ, मैथ्यू लेविस एंड मैरी शेली, इनको क्या कहा जाता है? दरअसल ये कहे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये गॉथिक राइटर्स हैं। यानी इन्होंने जो अपने नोवेल्स लिखे हैं उसमें गॉथिसिज्म यानी भूतिया, यानी हॉन्टेड प्लेस, रूम्स, कासल्स, जहां कोई नहीं रहता, वहां किस तरह से, यानी इन्होंने बताया है टेरर, यानी रोमांस विद टेरर, रोमांस विद टेरर को बताया है। तो ये नाम जो जाते हैं वो गॉथिक राइटर्स हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी वेट्स में तो 7 है, आपको पता है। जॉन लिली है, जॉर्ज पील है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस किड है, थॉमस नेस है, इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लोव है। तो लाल पीले हरे यानी जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, 3 थॉमस है, थॉमस किड, थॉमस नेस, थॉमस लॉज। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लोव, हु इज कॉल्ड द आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स। तो यूनिवर्सिटी वेट्स तो 7 स्कॉलर्स का एक ग्रुप था जो इनमें से नहीं है। और ग्रेवयार्ड पोइट्स में आपको पता है कि दरअसल थॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग, ये जो कुछ नाम हैं ये आपके आते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्स में। और मेटाफिजिकल पोइट्स में आपको पता है जॉन डन और उसके फॉलोअर्स के नाम हैं। तो यहाँ बात जो कही थी, ये जो नाम है इनका जो संबंध है वो संबंध है जी गॉथिक राइटर्स से। क्लियर? ये गॉथिसिज्म पे लिखा है इन्होंने, इनके वर्क्स थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है, यानी सही मिलान नहीं हो रहा है। द कासल ऑफ ओट्रेंटो एक वर्क है ये, द कासल ऑफ ओट्रेंटो, यानी कि ओट्रेंटो का किला। क्या ये द कासल ऑफ ओट्रेंटो हॉरेस वॉलपोल का वर्क है? हॉरेस वॉलपोल का वर्क है, बिल्कुल सही है, यस डेफिनेटली। द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, ये सारे गोथिसिज्म पर यानी गॉथिक राइटर से, गॉथिक स्टोरीज पर आधारित हैं। द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो ये एन रेडक्लिफ का है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रैंकस्टीन दरअसल ये वर्क है मैरी शेली का। मैं कहूंगा कि ये सभी करेक्ट मैच है। तो ये सभी करेक्ट मैच हैं। और आपसे पूछा है विच इज नॉट करेक्ट मैच, तो यहां से तो कोई भी नहीं है, ये तो करेक्ट मैच है, हम कहेंगे ऑल आर करेक्ट। आंसर रहेगा आपका ऑल आर करेक्ट। क्लियर बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? जॉन ड्राइडेंस एब्सोलम एंड अकीटोफेल, दिस वर्क एब्सोलम एंड अकीटोफेल इज द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडेन। याद रखना है जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन का जो वर्क है एब्सोलम एंड अकीटोफेल, क्या ये पॉलिटिकल सैटायर है? 100% ये पॉलिटिकल सैटायर है। इसके बाद करें कि अलेक्जेंडर पोप्स का एक वर्क है, अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है। अब आपको पता है कि अलेक्जेंडर पोप इज द आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन अ नियो क्लासिकल एज। तो पोप जो है, पोप का जो वर्क है रेप ऑफ लॉक, द रेप ऑफ लॉक इज अ सोशल सैटायर, यस ये सामाजिक सैटायर है। और एब्सोलम एंड अकीटोफेल ये आपका पॉलिटिकल सैटायर रहा है। इसके अलावा द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ पर्सनल सैटायर, यस 100% ये पर्सनल सैटायर है। आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। आंसर है आपका डी। आंसर क्या है आपका? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये दरअसल लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं।
तो मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं, तो प्लीज़ जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, बाय बाय।